हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो नॉर्मल टैक्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, नॉर्मल टैक्स पेयर जो नॉर्मल स्कीम है उसमें रजिस्टर्ड है ऑलरेडी बंदा और उनको कंपोजिशन स्कीम में ट्रांसफर होना है तो हम कैसे जा सकते हैं, राइट। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जो नॉर्मल स्कीम में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और वो लोग जो कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं वो लोग ऐसा नहीं है कि कभी भी जा सकते हैं। दे नीड टू गो विद द ईयर वाइज। उनको अभी जो फाइनेंशियल ईयर जैसे खत्म होता है तो दे कैन गो फॉर द अप्रैल टू मार्च, कोई भी फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल टू मार्च दे कैन गो फॉर इट। और अदरवाइज जब बंदा कोई नया रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तभी वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवा सकता है। और ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर उनको कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो उनको मार्च में ही अप्लाई करना पड़ेगा कि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए मैं कंपोजिशन स्कीम में जा सकता हूँ, राइट। अब आज हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक में कि ये स्कीम में कौन कौन जा सकते हैं, कौन नहीं जा सकते हैं। और अगर आप जब जा रहे हो कंपोजिशन स्कीम में और आपके पास जो नॉर्मल स्कीम के दौरान आपके पास जो स्टॉक ऑलरेडी पड़ा है उसका क्या होगा, वो लॉस्ट हो जाएगा, उस पर ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लिए है उसका क्या होगा, राइट। वी विल सी विद द एग्जांपल आल्सो। और CMP 02 जिसका फॉर्म फाइल करना है फॉर द गोइंग फॉर द नॉर्मल टू कंपोजिशन स्कीम, वो भी हम प्रैक्टिकल सेशन में देख लेंगे, राइट। सो सी यू इन द। तो सबसे पहले देखेंगे कि नॉर्मल टू कंपोजिशन में कौन कौन जा सकते हैं। आपको याद होगा कि कंपोजिशन स्कीम अप्लाई कौन कौन कर सकता है, राइट। आपको ऑफ कोर्स याद ही होगा क्योंकि मैंने हमारे पहले सेशन में भी बनाया है। तो जो भी सप्लायर ऑफ गुड्स है, सप्लायर ऑफ गुड्स मतलब कि जो मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, ट्रेडर भी हो सकता है और डीलर भी हो सकता है, राइट। तो उसके लिए दो कंडीशन है, वो भी टर्नओवर वाइज है, जितने भी ये सेलर्स है, राइट, विच इज सप्लाइंग द गुड्स। तो दो कंडीशन है टर्नओवर वाइज। तो जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है ऑफ द लास्ट ईयर और मे बी द करंट ईयर और एक्सपेक्टेड उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, वो लोग ही ये स्कीम अप्लाई कर पाएंगे। और ऑफकोर्स जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उनके लिए 75 लाख का लिमिट है। तो वो स्टेट वाले 75 लाख तक का ही टर्नओवर रहेगा तो ही ये स्कीम में जा सकता है, राइट। और उनके लिए रेट ऑफ GST रहेगा ओनली 1%, CGST रहेगा 0.5% और SGST रहेगा 0.5%, राइट। ऐसे हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द सर्विसेज? तो सर्विस केस में भी दो क्राइटेरिया है कि अदर देन रेस्टोरेंट एंड रेस्टोरेंट, क्योंकि रेस्टोरेंट वो वाली रेस्टोरेंट जहाँ पे अल्कोहल सर्व नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे अल्कोहल सर्व नहीं हो रहा है वो लोग 1.5 करोड़ में जा सकते हैं। तो उनके लिए 1.5 करोड़ की लिमिट है, मगर उनका रेट ऑफ टैक्स है 5%। यहाँ पे देखिए आप, जिसका भी रेस्टोरेंट सर्विस विच इज नॉट अल्कोहल सर्व दे कैन गो फॉर द स्कीम फॉर अप टू 1.5 करोड़ और उनके लिए टैक्स रेट रहेगा 0.5%, राइट। और जो अदर सर्विस सप्लायर है, जो रेस्टोरेंट के अलावा है, लाइक सर्विस कॉन्ट्रैक्टर है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, प्रोफेशनल है, डिजाइनर है, वॉट एवर, सो दे कैन गो विद दिस स्कीम ऑल्सो, कंपोजिशन स्कीम ऑल्सो, मगर उनका टर्नओवर 50 लाख से बढ़ना नहीं चाहिए। 50 लाख से नीचे है जिसका टर्नओवर, दे कैन गो विद दिस scheme also, or the rate is 6%, 3% SGST, 3% CGST, right। ये हो गया कि यही बंदे जो नॉर्मल टैक्स पेयर में है और उनका टर्नओवर इतना से कम है तो ही वो लोग कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते, राइट। ये हो गया टर्नओवर वाइज। दूसरा हम देखेंगे कि कोई ऐसे बंदे कि जो वो कंपोजिशन स्कीम में जा ही नहीं सकते, अगर उनका टर्नओवर कोई भी अमाउंट का है, 10 लाख का है या 5 लाख का है या 5 करोड़ का है, दे कैन नॉट गो फॉर दिस स्कीम। वो हम देखेंगे। सबसे पहले आएगा द इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब कि जो आउटसाइड द स्टेट, मतलब अपने स्टेट से बाहर जो बंदा सेल कर रहा है वो लोग ये स्कीम नहीं ले पाएंगे और वो लोग माइग्रेट भी नहीं हो पाएंगे, राइट। देन ई कॉमर्स सप्लाई एंड ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडेड, मतलब जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन जो सेलिंग कर रहे हैं और ऑनलाइन जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं रेस्टोरेंट, वो भी वो स्कीम नहीं ले पाएंगे, राइट। और दूसरा आएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, देन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन ऑल्सो दे कैन नॉट गो विद दिस स्कीम। और TDS एंड TCS के प्रोविजन जिस पे लागू हो रहा है वो भी ये स्कीम नहीं ले पाएंगे, राइट। देन मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको और अरेटेड वाटर, मतलब कि जो भी मैन्युफैक्चर है जो 1.5 करोड़ से कम है वो तो जा ही सकते हैं, मगर ये वाले जो मैन्युफैक्चर है स्पेशली ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको, दे कैन नॉट गो विद दिस स्कीम। मतलब कि ये जो सारे के सारे जो भी बंदे हैं ये सारे के सारे
उनको नॉर्मल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर अमाउंट। मतलब कि जितना भी उनका टर्नओवर है उससे कोई मतलब नहीं है, दे नीड टू स्टिक विद द नॉर्मल स्कीम, राइट। अब हम क्वेश्चन ये आता है कि आपने नॉर्मल टैक्स पेयर है और आपने नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हो, राइट। मगर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी स्टॉक फिनिश्ड गुड या तो फिर रॉ मटेरियल ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक में है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर कंपोजिशन। आपके पास वो ऑलरेडी स्टॉक जो नॉर्मल स्कीम में आपने परचेस किया था, राइट। सो ऑलरेडी वो है, तो क्या करेंगे? सो उसके लिए भी लॉ है कि जो भी स्टॉक आपका बाकी बचा है, राइट, क्योंकि आपको जब कंपोजिशन स्कीम में जाना होगा तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। जो भी 1%, 5% और 6% है, दे यू नीड टू पे स्ट्रिक्टली, उसके सामने आईटीसी आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, राइट। सो जो स्टॉक ऑलरेडी लाइंग इन द स्टॉक है उसका प्रोसीजर क्या रहेगा? तो जो भी स्टॉक आपका ऑलरेडी लाइंग है और जिसके रिगार्डिंग आपने ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी यूटिलाइज कर दी है, तो उसके लिए आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यस, आपको उसके लिए टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आईटीसी जो ऑलरेडी आपके पास स्टॉक में है उसकी आईटीसी आपने पार्ट ऑफ द स्टॉक बेचने में आपने यूज कर ली है, विच इज फुल्ली यूटिलाइज अगेंस्ट द अदर सेल्स, राइट। और आप अभी कंपोजिशन स्कीम में जाएंगे तो वही स्टॉक आप कंपोजिशन स्कीम में यूज करने वाले हो। सो आपने आईटीसी तो ऑलरेडी उसकी यूज कर दी, राइट। सो अभी ये गवर्नमेंट आपको ये बोल रही है कि जितना भी आप जाओ कंपोजिशन स्कीम में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जितना भी स्टॉक आपका है उसके रिगार्डिंग आपको जो भी आईटीसी आपने ऑलरेडी यूज कर दी है उसके रिगार्डिंग आपको टैक्स भरना पड़ेगा, राइट। सो विल डिस्कस विद द एग्जांपल। उसमें 3 कैटेगरी रहेगी कि व्हाट इफ देयर इज आईटीसी है और आपके पास स्टॉक नहीं है, आपके पास आईटीसी है मगर ज़्यादा है, और आपके पास आईटीसी अवेलेबल नहीं है और स्टॉक भी है, तो क्या करेंगे, राइट। सो वी विल सी विद द एग्जांपल। यहाँ पे देखिए, मिस्टर एक्स वांट टू अवेल द कंपोजिशन स्कीम एज ऑन द 4 मार्च 2020। वो 4 मार्च को सोच रहे हैं कि मैं कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूँ, राइट। सो वो दिन उनके पास स्टॉक होगा। सो वो उनके पास 3 केस है कि हम मान लेते हैं कि पहले वाले केस में कि उनके पास अनयूटिलाइज आईटीसी है, मतलब जो आईटीसी है वो क्रेडिट लेजर मतलब ज़्यादा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट उनके क्रेडिट लेजर में है। तो वो क्या करेंगे, जो ऑलरेडी सपोज उनके पास स्टॉक है, राइट। सो वो उनको शायद उनके पास 2 ऑप्शन है कि दे कैन सेल इट ओवर बिफोर द 31st ऑफ मार्च, क्योंकि वो अप्रैल में तो बाद में वो आईटीसी यूज ही नहीं कर पाएंगे, राइट। सो उसके पास ऑप्शन ये है कि वो जो गुड्स उनके पास शायद बचा है तो वो गुड्स सेल कर दे नॉर्मल स्कीम में राइट नाउ अप टू द 31st ऑफ मार्च, राइट, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में वो 1 अप्रैल से जाएंगे। सो या तो वो सेल कर सकते हैं और वो आईटीसी यूज कर सकते हैं, और वो यूज नहीं करना चाहते तो वो पूरी की पूरी जो आईटीसी है दैट विल बी द एक्सपायर, वो पूरी की पूरी एक्सपायर हो जाएगी। या द सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि आईटीसी जो उन्होंने ली थी, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो यूज़ की थी वो पूरी की पूरी यूज़ भी की है, मगर उनके पास कुछ स्टॉक है ही नहीं। मतलब एज ऑन 4 मार्च 2020 उनके पास कुछ भी स्टॉक नहीं है और एज ऑन 31 मार्च भी नहीं रहने वाला है। तो उनको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल को ऑटोमेटिकली कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं और उनको ये जो CMP 03 फॉर्म भरना है वो भी फाइल नहीं करना पड़ेगा, उनको कोई टैक्स भी भरना नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास स्टॉक ही नहीं है, राइट। एंड द थर्ड केस वुड बी कि आईटीसी इज फुल्ली यूटिलाइज, उन्होंने जो स्टॉक लाइंग इन द स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक है उनका जो आईटीसी है वो यूटिलाइज भी हो गई है और उनके पास स्टॉक भी है एज ऑन 4 मार्च 2020 और 31 मार्च को भी वो रहने वाला है, राइट। सो वो क्या कर सकते हैं कि जो इनपुट लाइंग इन द स्टॉक है जैसे मैंने आपको बताया उसके रिगार्डिंग उनको सबसे पहले आईटीसी उनकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि जितना भी मेरा स्टॉक बचा है उनके रिगार्डिंग मैंने कितनी आईटीसी यूज कर रही है, राइट। रिस्पेक्ट टू द क्लोजिंग स्टॉक ही आपको कैलकुलेट करनी है। बाद में आप जैसे ही वो कैलकुलेट कर दे, ये फर्स्ट वाला आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, राइट। देन जैसे ही आप कैलकुलेट कर लेंगे तो DRC 03 में आपको पेमेंट करना रहेगा, जो भी आपका आईटीसी रिवर्स करने की जो नौबत आ रही है वो आपको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद आप CMP 03 स्टॉक इंटीमेशन भी करना पड़ेगा कि मेरे पास इतना स्टॉक है बिफोर गोइंग विद दिस स्कीम, राइट। हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। Mr. A had purchased the goods of 10,000 unit at the ₹10
राइट। 1,00,000 रुपए का स्टॉक उनको पड़ा 10 रुपीज के हिसाब से, राइट। 18,000 उन्होंने जीएसटी भरा है 18% के हिसाब से, टोटल हो गया उनका 1,18,000, राइट। देन मिस्टर ए सोल्डिंग दैट गुड टिल द डेट 8,000 यूनिट एट ₹18। सो उनका ये सेल्स वैल्यू हो गया 144,000 में वो बेच रहे हैं, प्लस उस पर जीएसटी लगा ये वाला 25,000 और उस पर ये अमाउंट में उन्होंने 8,000 यूनिट्स बेच दी, राइट। अभी उनका जीएसटी टैक्स पेएबल कितना आया 25,920 और 18,000 उन्होंने जो यहाँ पे जो क्रेडिट ली थी वो यहाँ पे यूज कर दी और ये जो टैक्स पेएबल आ रहा था वो, तो बाकी का जीएसटी उनको भरने को आ रहा है 7,920। मतलब 7,920 उन्होंने जो 10,000 यूनिट्स के रिगार्डिंग जो 10,000 यूनिट्स के लिए जो 18,000 आईटीसी पे की थी उन्होंने वो 8,000 यूनिट सेल करने के लिए वो लोग यूज कर दी, राइट। सो अब क्या होगा कि 4th ऑफ मार्च उनके पास गुड्स लाइंग इन स्टॉक 2,000 यूनिट्स है, मतलब 2,000 यूनिट्स ऑलरेडी उनके पास पेंडिंग है और वो जाना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम में। तो अभी वो क्या करेगी, उनके पास दो ऑप्शन है, राइट। आइदर वो 31 मार्च से पहले वो सारी की सारी 2,000 यूनिट्स बेच सकते हैं और नॉर्मल स्कीम में ही बेच सकते हैं विथ इशूइंग द टैक्स इनवॉइस, राइट। और वो नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जो भी वो 2,000 यूनिट्स के हिसाब से जितनी भी उनकी आईटीसी बनती है दे विल नीड टू पे। तो वो कितनी रहेगी 2,000 यूनिट्स के हिसाब से उन्होंने 10 रुपए में परचेस की थी, राइट। और उस पर 18% जीएसटी मतलब कि हो गया 3,600। देन उनको वो आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हो चुकी है, राइट। और वो स्टॉक बेचा ही नहीं उन्होंने, राइट। सो DRC 03 में वो फाइल करेंगे, पेमेंट करेंगे 3,600 का, 1,800 CGST, 1,800 SGST। अगर वो आउटसाइड गुजरात आउटसाइड द स्टेट वाला परचेज है तो IGST 3,600 वो पे कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही आपको टोटल 3,600 पे करके और यही 2,000 जो स्टॉक है यू नीड टू फाइल द स्टॉक इंटीमेशन बिफोर 31 ऑफ मार्च इन CMP 03, राइट। सो ये दूसरा ऑप्शन रह गया, राइट। सो वी विल डिस्कस नाउ कि अभी ये जो नॉर्मल टू कंपोजिशन स्कीम में हम कैसे जा सकते हैं वो उसका अभी हम एग्जांपल देखेंगे। प्रैक्टिस ये मैंने जीएसटी की वेबसाइट ओपन की है, यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगी। सबसे पहले जो मैं एज अ नॉर्मल रजिस्टर्ड वाला जो मेरे पास है वही मैं आईडी में यूज़ करूँगी, वो मेरे क्लाइंट का या तो फिर मेरा खुद का जो भी जिसको फाइल करना है। सो ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया, राइट। ये अभी राइट नाउ मेरा स्टेटस क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी राइट नाउ मेरा टैक्स पेयर का टाइप जो है वो रेगुलर है, मतलब मैं रेगुलर स्कीम में हूँ राइट नाउ, राइट। अभी मुझे कंपोजिशन स्कीम में जाना है, सो मैं सर्विस वाले टैब में जाऊंगी, वहां से मैं रजिस्ट्रेशन वाली टैब में जाऊंगी, राइट। देन आई विल गो फॉर दिस एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी यू विल ऑटोमेटिकली रिसीव दिस काइंड ऑफ मैसेज कि अगर आप मैन्युफैक्चर हो और आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको का यूज कर रहे हो तो यू कैन नॉट गो विद दिस स्कीम। ऑफ कोर्स आपको पता है, तो आपको ये ऑप्शन तब नहीं करना है जब आपका क्लाइंट ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, राइट। देन ये आपका फॉर्म ओपन हो गया है, यहाँ पे सिर्फ ऑलरेडी प्रीफिल इन्फॉर्मेशन आई गई है आपके प्रोफाइल के रिलेटेड। बस आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप कौन से टाइप के कैटेगरी हो, क्योंकि उनको पता तो होना चाहिए कि आप 1% आ रहे हो, 5% में आ रहे हो या 6% में आ रहे हो, राइट। सो इफ यू आर मैन्युफैक्चर देन यू कैन क्लिक ओवर हियर, इफ यू आर सप्लायर ऑफ सर्विसेज देन यू कैन क्लिक ओवर हियर, और अदर्स मतलब बाकी कौन से रहे, ट्रेडर्स, राइट। सो वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन फाइल करना है कि आप यहाँ से जैसे ही आप डिक्लेरेशन मतलब विथ टर्म्स एंड कंडीशन आप उनकी कंप्लाई कर रहे हो, मतलब कि आप जीएसटी, टैक्स इनवॉइस, इंटरस्टेट सप्लाई, जो भी आपके उनके जो डिसएडवांटेज है ऑफ अवेलिंग द कंपोजिशन स्कीम, यू आर एग्रीइंग ऑन दैट, बरोबर। सो वो आपको टिक करना पड़ेगा। देन यू नीड टू गो विद द वेरिफिकेशन, यहाँ पे आप नाम और प्लेसेस डाल के आप सेव का बटन दबा के देन यू कैन गो विद द सबमिट विद द डिजिटल सिग्नेचर ऑल्सो, और यू कैन गो विद द सबमिट विद द EVC ऑल्सो, राइट। तो जैसे ही आप EVC में क्लिक करेंगे so you will receive the message regarding the कि आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो फ्रॉम द 1 अप्रैल, मतलब जो भी नेक्स्ट पीरियड आता है उसके लिए आप जा सकते हो। यस, आपका ये CMP ट्रांसफ़र हो गया है, आप कंपोजिशन स्कीम में आप ट्रांसफ़र हो गए, मगर आपको एक काम और बाकी है जो आपका है स्टॉक इंटीमेशन CMP 03, वो आपको फाइल करना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आपको देखो, आप सर्विसेज में जाके रजिस्ट्रेशन में जाके यू कैन गो विद दिस स्टॉक इंटीमेशन फॉर ऑप्टिंग द कंपोजिशन लेवी, राइट। सो वह जितना भी आपका स्टॉक लाइंग इन स्टॉक है,
सो उसके रिगार्डिंग आपको बिलिंग इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि वो स्टॉक आपने किससे परचेज़ किया था, अगर वो रजिस्टर्ड स्टॉक है तो, राइट। सो वो आपको कितने कहाँ से लिया था वो आपको देना पड़ेगा, और राइट ना आपके पास कितना स्टॉक पेंडिंग है, राइट, उतनी ही अमाउंट आपको देनी है, राइट। सो वो ये हो जाएगा आपका स्टॉक इंटीमेशन, और उसके रिगार्डिंग आपने DRC 03 में कितना पेमेंट किया था तो वो भी आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। सो आई होप यू गेट दिस द फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स पेयर टू कंपोजिशन स्कीम कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।